नमस्कार भाई बहनों, साध्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में आपके जो स्नेह और प्यार हमें मिला उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी के अनुसार सीटेट के पाठ्यक्रम के कुछ सुझाव दिए थे, जिससे कि परीक्षार्थी उस पाठ्यक्रम के सुझावों के आधार पर अपनी तैयारी को कुछ दिशा दें, अपने श्रम को आगे बढ़ाएं। आज मैं मनोविज्ञान की ऐतिहासिक जानकारी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषय सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में मनोविज्ञान की जानकारी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि परीक्षार्थी जब प्रतियोगी परीक्षा की मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से तैयारी करता है तो उसे कहीं उसके बारे में एक अतार्किक भय रहता है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मनोविज्ञान ऐसा भयग्रस्त विषय नहीं है। मनोविज्ञान बहुत ही रुचिकर और प्रेरित करने वाला विषय है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमें प्रेरणा ही नहीं देता है, बल्कि हमारे सामान्य जीवन में भी हमें मनोविज्ञान से बहुत प्रेरणा मिलती है। मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विषय के अंतर्गत मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जहाँ सहज स्वाभाविक रूप से अगर हम मनोविज्ञान की ऐतिहासिक प्रकृति पर ध्यान दें तो इसका संबंध जब से मानव है तभी से इसका संबंध है। जहाँ जहाँ मानव है वहाँ मनोविज्ञान है। तो अब इसके इतिहास की कितनी विस्तृत, कितनी लंबी व्याख्या है, इस चीज के लिए मैं आपको अवगत कराता हूं, क्योंकि मनोविज्ञान का जो संप्रदाय हैं वो हमारी आंतरिक शक्तियों से संचालित होते हैं। मानव के स्वयं के मनोविज्ञान उस वातावरण में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। मानव जन्म से ही आंतरिक शक्ति लेकर के पैदा हुआ है। जो आंतरिक शक्ति मूल प्रवृत्तियों के रूप में जानी जाती हैं। मूल प्रवृत्ति सकारात्मक और नकारात्मक रूप से अपना प्रभाव मानव के ऊपर स्थापित करती हैं और वहीं मनोविज्ञान लागू होता है। अब प्रश्न ये है कि मनोविज्ञान जब नकारात्मक प्रवृत्तियों से जुड़ता है तो मानव के व्यवहार नकारात्मक होते हैं, असामान्य व्यवहार होते हैं, जिससे कष्ट का अनुभव होता है। जब आंतरिक प्रवृत्तियां सकारात्मक होती हैं तो मानव के व्यवहार भी इस वातावरण में सकारात्मक होते हैं, जिससे उसे सुख की अनुभूति होती है और उसके व्यवहार से दूसरों को भी सुख की अनुभूति होती है। अतीत की बात करूं तो मनोविज्ञान के इतिहास को परोक्ष अपरोक्ष रूप से पाश्चात्य दार्शनिकों ने कहीं न कहीं इसकी औपचारिक रूप से प्रक्रिया शुरू की थी। जब इसके अध्ययन क्षेत्र में कुछ दार्शनिकों ने जिन आंतरिक तथ्यों पर अध्ययन किया, उससे आगे बढ़ते 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 मनोविज्ञान आज अपने वैज्ञानिक स्वरूप में आ गया है। अब उस विषय पर भी चर्चा करेंगे, परंतु इससे पहले जो आपको कतिपय, मैं आपको केवल और केवल आपको इतना याद दिला रहा हूं कि मनोविज्ञान पाश्चात्य दार्शनिकों के द्वारा ही अध्ययन का विषय नहीं रहा है। अगर हम दृष्टिपात करें, एक बार सोचें, तो मनोविज्ञान मानव की उन आंतरिक शक्तियों से संबंधित है
वो अतीत के बहुत पुराने समय से भी जुड़ी हो सकती हैं। एक उदाहरण के तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उस विषादग्रस्त मनोवृत्ति से निकालने का प्रयास किया था। क्या वो मनोविज्ञान नहीं थी? हम अगर पाश्चात्य दार्शनिकों के दृष्टिकोण से मनोविज्ञान के अध्ययन अध्यापन को जोड़ते हैं तो उससे पहले हम एक बार भगवान श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जिस तरीके से प्रवचनों द्वारा, उस आत्मज्ञान द्वारा उसके कर्तव्य का बोध कराया, जो कि अर्जुन स्वयं में नकारात्मक विषादग्रस्त था। तो साथियों, मनोविज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। जब से मानव है तभी से मनोविज्ञान के इतिहास की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। मनोविज्ञान एक परीक्षार्थी के तौर पर देखा जाए तो संकुचित विषय हो जाता है, क्योंकि जितने भी टेट, सीटेट, यूपी टेट, शिक्षक भर्ती तमाम परीक्षाओं में जो प्रतियोगी क्षेत्र में मनोविज्ञान के परीक्षा कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं, उससे भी आगे है। हर मानव के लिए मनोविज्ञान के संप्रदायों की आवश्यकता है। तो मैं अनुरोध करूंगा परीक्षार्थियों के साथ साथ परोक्ष अपरोक्ष रूप से हर क्षेत्र में मनोविज्ञान के संप्रदायों पर अध्ययन किया जाए, क्योंकि आज मनोविज्ञान के संप्रदायों को जानने के लिए महती आवश्यकता है। जिस तरीके से मानव हताश, निराश, दबाव, तनाव, अवसाद में रहता है, इसका कारण है कि वो एक पक्षीय मनोविज्ञान से अर्थात नकारात्मक मनोविज्ञान से ग्रसित है, जबकि मनोविज्ञान के दो पक्ष हैं, एक सकारात्मक पक्ष भी है। अगर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और सकारात्मक पक्षों पर चिंतन किया जाए तो मानव का जीवन सुखदायी हो सकता है। इसलिए ये तो बात मनोविज्ञान के थोड़े परिचय के बारे में बता रहा हूं। दूसरा, मनोविज्ञान हर क्षेत्र में अपने कार्यों के साथ साथ जिन कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है उसका क्षेत्र अनंत है। अतीत से लेकर के आज तक मनोविज्ञान के क्षेत्र बढ़ते ही गए हैं। जहां जहां मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में व्यापक रूप से मनोविज्ञान अपना कार्य कर रहा है। तो साथियों, आज मनोविज्ञान के ऐतिहासिक परिचय की जानकारी जो हमने अपने अनुभव से संग्रहित की है उस पर एक बार विचार करें। देखते हैं कि मनोविज्ञान की जानकारी का औपचारिक अनौपचारिक रूप से अध्ययन का कार्य कहाँ से कब कैसे शुरू हुआ। सामान्यतः मनोविज्ञान को जिस अध्ययन कालों से जोड़ा गया उसका एक बार अवलोकन करें। मैं आपको याद दिलाता हूं कि मनोविज्ञान के जब अध्ययन का कार्य शुरू हुआ तो दो कालों में इसे विभाजित किया गया है। अब उस पर हम अध्ययन करते हैं। कहीं ना कहीं उससे संबंधित परीक्षा उपयोगी सामग्री भी इससे जुड़ी हुई है। एक छोटा टॉपिक है मनोविज्ञान की ऐतिहासिक जानकारी, और इसमें जिस टॉपिक को हम अध्ययन से जोड़ रहे हैं उससे आगे और भी टॉपिक हैं। ये तो एक आधार है, इससे आगे बहुत टॉपिकों से हम इसी क्रम से जुड़ते जाएंगे। तो पहले हम उस आधार से जिस विषय पर हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं उन पर हम कार्य करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मनोविज्ञान रुचिकर विषय है। मनोविज्ञान संप्रदाय हमें मोटिवेटिव करते हैं, हमें स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए हमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए शक्ति देते हैं। तो इसलिए आज मनोविज्ञान के उन संप्रदाय पर अध्ययन करें। तो साथियों, मनोविज्ञान को दो कालों में विभाजित किया गया। जब इसके अध्ययन से जोड़े तो पहला काल पूर्व वैज्ञानिक काल, जिसका सामान्यतः काल माना जाता है लगभग 450 बीसी से 1878 एडी तक।
दूसरे अर्थ में 450 ईसा पूर्व से 1878 ईस्वी तक। यहां पर दार्शनिकों ने मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। पूर्व वैज्ञानिक काल में दार्शनिक विचारधारा जुड़ी हुई है। अर्थात यहां एक क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से मानी जाती है? दर्शन शास्त्र से। यहां एक प्रश्न भी बनता है, आप इसे परोक्ष अपरोक्ष रूप से ध्यान करें, नोट कर लें कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, अर्थात मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र विषय है। क्योंकि दार्शनिक लोगों ने ही उस समय जो विचार प्रकट किए थे, परोक्ष अपरोक्ष रूप से आज हम उन्हें मनोविज्ञान की संज्ञा देते हैं। अब इस पूर्व वैज्ञानिक काल में जो अध्ययन किया गया था, उसमें आत्मा और मन का अध्ययन महत्वपूर्ण है। आत्मा और मन के अध्ययन के बारे में जिन जिन दार्शनिकों ने अपने विचार प्रकट किए, और उन दार्शनिकों के कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य भी इसमें सम्मिलित हैं, जो भी हैं उनसे हम यहाँ अवगत भी होंगे। दूसरा, मनोविज्ञान का जो वास्तविक, जो आज के समय में जिससे संबंध है, वैज्ञानिक काल है। वैज्ञानिक काल की शुरुआत 1879 से अगर आज तक कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। आज तक जो भी कार्य हो रहे हैं उसकी शुरुआत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 1879 से लेकर के आज तक है। इन तत्वों को हम विचार, टॉपिक है ऐतिहासिक अध्ययन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंटों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, परंतु मैं सारे इंपॉर्टेंट क्रमागत तरीके से इस विषय के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करूंगा। अब वैज्ञानिक काल की जो क्रियाएं हैं, उनमें अधिकतर, जैसे चेतना का अध्ययन भी इसी वैज्ञानिक काल में हुआ, व्यवहार का अध्ययन भी इसी काल में हुआ, अंततोगत्वा जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक संप्रदायों से जुड़े हुए क्रियाकलाप हैं, वैज्ञानिक अनुसंधानों की कसौटी पर, जिन्हें हम अध्ययन अध्यापन में जोड़ते हैं या अध्ययन करते हैं, या मानव के व्यवहारों का भिन्न भिन्न तरीके से प्रेक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तमाम क्रियाएं ऐसी करते हैं जिनका जो वैज्ञानिक तरीके से आज तक जो भी है उन्हें भी विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ हम कुछ जानकारी पूर्व वैज्ञानिक काल से संबंधित जुटाएं। पूर्व वैज्ञानिक काल में सामान्यतः आत्मा और मन का ही अध्ययन हुआ है। अब आत्मा और मन से संबंधित जिन जिन व्यक्तियों ने अपने विचार प्रकट किए, उनके बारे में हम जानें। साथियों, ईसा पूर्व 450 ईस्वी लगभग, यानी कि ईसा मसीह से जो ईस्वी शुरू होती है उससे लगभग 450 वर्ष पहले यूनान का एक दार्शनिक था। कहानी के तौर पर बता रहा हूं, जो तथ्य होंगे उन्हें नोट भी करेंगे जो परीक्षा उपयोगी। यूनान का एक दार्शनिक था सुकरात। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी जो जिज्ञासाएं थीं वो वास्तविक दार्शनिक दृष्टिकोण से अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए थी। उन्हें जानने के लिए वो अनवरत प्रश्न करता था,
उसके अंदर एक द्वंद बनता था कि ये क्या है। और जब दर्शन से ही इसका जन्म हुआ है मनोविज्ञान का, तो दर्शन के भी अपने सिद्धांत हैं, क्योंकि दर्शन वास्तविकता की खोज करने के लिए जो सिद्धांतों का निर्माण करता है और उसके जो तथ्य हैं वो कहीं ना कहीं मानव की उन जिज्ञासाओं से जुड़ते हैं जो उसके जो ज्ञान की पिपासा को बढ़ाते हैं। तुष्टि का विषय दर्शन। अब ऐसे विषय से मनोविज्ञान का जन्म हुआ है तो ये नकारात्मक नहीं हो सकता है। तो सुकरात एक ऐसा दार्शनिक था जो अनसुलझे विषयों को जानने के लिए प्रश्न करता रहता था, उसके अंदर द्वंद्व बनता था। द्वंद्व बनना ही ये उसे ये प्रदर्शित करता था कि ये अनिर्णय की स्थिति है। तो यहां उसने एक जो प्रणाली थी, परीक्षा उपयोगी है, नोट कर लें कि सुकरात के द्वारा दार्शनिक दृष्टिकोण से जो उसके विचारों में जो प्रणाली विकसित हुई, उस प्रणाली का नाम था द्वंद्वात्मक प्रणाली। और इसी द्वंद्वात्मक प्रणाली के अंतर्गत एक विधि का विकास हुआ। उस विधि का नाम था प्रश्नो उत्तर विधि, जो तमाम हमारी परीक्षाओं में भी इसके बहुत सी परीक्षाओं में क्वेश्चन भी आए। तो अब हम कह सकते हैं कि पूर्व वैज्ञानिक काल में सुकरात ने जो अपने विचार प्रकट किए थे, जो अपने अभिमत प्रकट किए थे, उनसे शायद कहीं ना कहीं वो विचार आगे चल करके उस विषय से जुड़ेंगे जो आज हम जिसे मनोविज्ञान के रूप में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सुकरात ने अपने जो द्वंद्वात्मक विचारों में जो एक भाव प्रकट किए, वो उन भावों से आगे चल करके एक विधि का विकास हुआ, उसका नाम है प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ ये ध्यान करने वाली बात है, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि का विकास किससे हुआ? द्वंद्वात्मक प्रणाली से हुआ। और द्वंद्वात्मक प्रणाली का मतलब होता है अनिर्णय की स्थिति। ठीक। अब कालांतर में उसका एक शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के विचारों को संग्रहित किया और ये स्पष्ट किया कि जो मेरे गुरु के जो विचार थे वो कहीं ना कहीं आत्मा के रहस्य को जानने का प्रयत्न करते थे। तो इसलिए आत्मा के अध्ययन का कार्य प्लेटो के द्वारा शुरू हुआ। प्लेटो स्वयं में एक आदर्शवादी था। उसके विचारों में जो आत्मा शाश्वत सत्य, शाश्वत विचारों की ओर मानव के और प्रकृति के तत्वों में स्थापित है। अब इन्हीं विचारों से प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के विचारों का समर्थन किया, लेकिन कहीं मत भिन्नता भी थी। दोनों आत्मा को ही मानते थे कि आत्मा एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं मानव के आंतरिक उन मनोवृत्तियों का अध्ययन करने में मदद करता है और सहायता करता है। आत्मा के रहस्य को सुलझाने के लिए इन्होंने अपने अध्ययन भी किए हैं। दोनों में विचार भिन्नता भी थी और इस विचार भिन्नता में ही अरस्तु ने सुखवादी सिद्धांत का विकास किया। सुखवादी सिद्धांत वास्तविक, मैं यहां वैसे ही आपको अवगत करा रहा हूं क्योंकि उसका संबंध एक राजशाही व्यवस्था से था कि उस समय राजशाही व्यवस्था में लोगों की जो विचारधारा थी, इच्छाओं की पूर्ति करना था। तो यहाँ पर अरस्तु ने कहा भी था कि मानव के मूल्य वो हैं जो उसकी इच्छाओं की तुष्टि करें। तो यहाँ इसी आधार पर गुण और वस्तु के रूप को समायोजित करते हुए उसने आत्मा के अध्ययन को मनोविज्ञान से जोड़ा। और वास्तविकता है कि ज्यादातर है एनसाइक्लोपीडिया एंड वर्ल्ड में अरस्तु को मनोविज्ञान के जनक के रूप में मानते हैं। और आगे चल करके अरस्तु ने और भी कार्य किए थे।
ये बातें 400 ईस्वी पूर्व की हैं लगभग। तो उस समय अरस्तु एक महान दार्शनिकों में गिना जाता था। इसने मनोविज्ञान के ही तथ्यों पर अध्ययन नहीं किया, इसने विज्ञान और राजनीति और समाज नीति तमाम क्षेत्रों में अध्ययन किया, जो उसके अध्ययनों से आगे चल करके बहुत से क्रियाकलापों में सहायता मिली। और यहां मैं एक चीज और अवगत करा दूं कि अरस्तु का एक शिष्य भी था, क्योंकि उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं यहां काल विभाजन में आपको अवगत करा रहा हूं। क्योंकि कभी कभी हम ये पढ़ लेते हैं कि मनोविज्ञान की शुरुआत इस काल से, इस ईस्वी से हुई थी। एक शिष्य था, इसका नाम था सिकंदर, जो यूनान, मैसेडोनिया या मकदुनिया का शासक था, जो भारत 327 ईस्वी पूर्व भारत आया था। तो अब आप अनुमान लगाइए, ये तो इतिहास में ही पढ़ते होंगे, क्या सिकंदर भारत कब आया? ईस्वी शुरू होने से 327 वर्ष पहले, जिसने हमारे सिंधु घाटी के क्षेत्र में पौरस जैसे हिंदू राजा से युद्ध भी किया था। तो यहां अब जाहिर सी बात है कि अरस्तु का ही शिष्य था और वो 327 ईस्वी वर्ष पहले आया। तो मनोविज्ञान के जो विषय क्षेत्र की शुरुआत अगर दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईस्वी पूर्व से हुई है। अब इसको एक और महत्वपूर्ण बात है इसके क्षेत्र में, मनोविज्ञान, अब अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, परीक्षा उपयोगी है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था रुडोल्फ गोयकिन। रुडोल्फ गोयकिन। रुडोल्फ गोयकिन ने सबसे पहले सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द को, साइकोलॉजी शब्द को आत्मा के अध्ययन का विज्ञान कहा। कब कहा? 16वीं सदी के उत्तरार्ध में। ध्यान रखें, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में साइकोलॉजी शब्द को आत्मा के अध्ययन का विज्ञान का, पूर्व वैज्ञानिक काल में ही 16वीं सदी, मान लीजिए 1590 ईस्वी में, पूर्व वैज्ञानिक काल में ही है। तो यहां हम केवल पूर्व वैज्ञानिक काल पर छोटी सी जानकारी, जो पाश्चात्य दार्शनिकों ने जिस तरीके से मनोविज्ञान के ऐतिहासिक परिचय दिए हैं और इनमें हमारी कुछ परीक्षा उपयोगी चीजें भी जुड़ी हुई हैं, उनको मैं अवगत करा रहा हूं। तो यहां सबसे पहला जो यूनान का दार्शनिक था सुकरात, उसने अपने द्वंद्वात्मक प्रणाली के अंतर्गत जो उसके अभिमत थे उनसे एक प्रश्नोत्तर विधि का विकास हुआ। उसके शिष्य प्लेटो ने आत्मा जैसे विषय पर अध्ययन करना शुरू किया। और एक बात और, प्लेटो की एक विधि, उसका नाम था संवाद विधि, जिसे डिस्कशन विधि भी कहते हैं, जो परीक्षा उपयोगी है। गोयकिन ने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का आत्मा के अध्ययन का विषय का परीक्षा उपयोगी है। अरस्तु ने आगमन, निगमन, आगमन निगमन विधि का विकास किया, यह भी परीक्षा उपयोगी है। हालांकि मैं आगे चल करके निगमन विधि का जो विस्तृत जो विकास किया है वो बेकन ने किया है आगे ईस्वी में,
लेकिन शुरुआती अपने आत्मा के अध्ययन में जब मस्तिष्क संकाय की स्थापना अरस्तु कर रहा था, उस समय उसने अपने आधार से निष्कर्ष या निष्कर्ष से आधार के अध्ययन से संबंधित जो परिकल्पनाएं निर्मित होती हैं अथवा परिकल्पनाओं की पुष्टि होती है, उसमें आगमन और निगमन विधियों का प्रयोग किया था। तथ्य की बातें तो यहां पर परीक्षा उपयोगी बातें, आगमन और निगमन विधि का विकास किसने किया? अरस्तु ने। दोनों अगर दोनों जुड़ करके आती हैं, आगमन और निगमन विधि का विकास किसने किया? अरस्तु ने। आगमन विधि का और अरस्तु। अगर इंडिविजुअल निगमन विधि आती है तो उस समय बेकन हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल निगमन विधि का वैज्ञानिक काल में जो विस्तृत विकास किया वह बेकन नाम का एक मनोवैज्ञानिक था, शिक्षा शास्त्री था। तो इसलिए यहां पूर्व वैज्ञानिक काल की संक्षिप्त जानकारी ये है कि 450 बीसी, और बीसी के बारे में बिफोर क्राइस्ट अथवा ईसा मसीह के जन्म से पहले मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रक्रिया औपचारिक अनौपचारिक रूप से शुरू हुई। और सबसे पहले दार्शनिक, क्योंकि दार्शनिक विषय से इस विषय का संबंध था, मनोविज्ञान को जो उसका जन्म हुआ है वो दर्शन से ही हुआ है। यहाँ एक तथ्यात्मक बात है, ठीक है। अब हम वास्तविक रूप से आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आधारशिला रखते हुए अब वैज्ञानिक काल में आते हैं, जो व्यापक रूप से आज हम जितने भी जिसके प्रक्रिया काल की जो उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है वो वैज्ञानिक काल में ही हुई है। अब देखिए, विचार करने की बात है। अगर हम तत्वों से जुड़ेंगे और इस विषय के जितने भी टॉपिक होंगे, आगे जितने भी टॉपिक होंगे, अब यहां केवल हम मनोवैज्ञानिक जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी हासिल कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई इसका परीक्षा उपयोगी तथ्य जुड़ा हुआ हो, लेकिन सार तथ्य मेरे संज्ञान में, जो मेरा अपना अध्ययन है, मैं सत्य लिखा रहा हूं। अब इनमें कुछ भी कोई गलत नहीं है। और जहां पर भी शिक्षक का दायित्व है कि सूचना कम हो, लेकिन विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन संबंधी सूचनाएं सही हों, जिससे कि वह उससे आत्मविश्वास के साथ उससे जुड़ें और अपनी क्रियाओं को विस्तार दें। अब मैं साथियों आपको वैज्ञानिक काल के बारे में बताता हूं। साथियों, वैज्ञानिक काल की शुरुआत (1879) से आज तक। यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहां से संबंध जो प्रश्नों के, जो परीक्षा के जो संबंध हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? तो एक जर्मन मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था विलियम वुंट। विलियम वुंट ने 1879 में चेतना के अध्ययन की बात करी, और जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की 1879 में। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में लिपजिंग विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो आज के समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। जर्मनी के लिपजिंग में 1879 में विश्व की सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कर विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र कराया और उसे प्रयोगात्मक दर्जा दिलाया। यहां पर इंपॉर्टेंट है। और उसके चेतना के अध्ययन पर विशेष बल दिया। उसने आत्मा के अध्ययन को
खंडित मन के अध्ययन को जो मन के अध्ययन करने वाले लोग थे उनको भी उसने नकार दिया। मन के अध्ययन करने वाले जितने भी लोग थे, जैसे लॉक, हॉब्स, कांट, रूसो, हॉब, स्पेनोजा, उन्होंने कहा कि आत्मा और मन एक अदृश्य तथ्य हैं, ये मनोविज्ञान के अध्ययन विषय नहीं हो सकते। तो उसने चेतना को महत्व दिया और बताया कि चेतन के जो तत्व हैं संरचनात्मक रूप से विश्लेषण पर बल देते हैं, और उसने अपने तमाम संवेदन, भाव और प्रत्यक्षण जैसे जो प्रतिबिंबात्मक क्रियाएं उनको मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय बताया। और जाहिर सी बात है, मैं अगर थोड़ा आपको विचार कराऊं, जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ों को हम केवल रटने या कहीं पर लिख रही हैं तो उनसे कुछ न कुछ अपने अन्वेषणात्मक चिंतन भी कर सकते हैं। जब संवेदन की बात आई, चेतन से जुड़ा हुआ जो विषय है, तो संवेदन लेकर के ही मानव पैदा होता है। इसलिए संवेदन आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, आँख, नाक, कान, जीव और त्वचा, ये मानव के संवेदन इस चेतन होने का वास्तविक प्रमाण है। तो इसलिए जर्मनी के विलियम वुंट ने चेतना के अध्ययन का विज्ञान बताते हुए जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जो आज कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसमें मनोवैज्ञानिक प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। कालांतर में 20वीं सदी में वाटसन और अन्य लोगों ने, मुख्य इसमें जो वाटसन है, इसने चेतना के अध्ययन को भी खंडित कर दिया, नकार दिया, और मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान बताया। और वास्तविक अगर आज हम जो मनोवैज्ञानिक संप्रदायों से जुड़ रहे हैं, वो व्यवहार के अध्ययन के ही मनोविज्ञान के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। सार तथ्य यही है कि मनोविज्ञान की ऐतिहासिक जानकारी के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आत्मा के अध्ययन, मन के अध्ययन, वास्तविक रूप से पूर्व वैज्ञानिक काल में हुए चेतना के अध्ययन, क्योंकि 1879 में जब प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया, उस समय से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया। तो यहाँ पर यह ऐतिहासिक जानकारी के अंतर्गत हम मनोविज्ञान को भिन्न भिन्न रूपों में अध्ययन का क्षेत्र से जोड़ते हैं। अब इसी वैज्ञानिक काल में एक महत्वपूर्ण घटना और हुई। आपने नाम सुना होगा फ्रांसिस गाल्टन, अंग्रेज था। इस फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले वैयक्तिक भिन्नता का मापन किया था, और सवाल भी आता है, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज जिसने सर्वप्रथम वैयक्तिक भिन्नता का मापन किया, परीक्षा उपयोगी है। इसी से आगे जुड़ते हुए एक इंपॉर्टेंट और विषय है, विलियम वुंट के शिष्य, जब विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, उसका प्रभाव बढ़ा, प्रसिद्धि मिली, तो अमेरिका के कुछ
मनोवैज्ञानिक अध्ययन अध्यापन में जो रुचि रखते थे वो विलियम वुंट की प्रयोगशाला में अध्ययन के लिए जुड़े, जिनमें स्टैनली हॉल, जानते हैं परीक्षा में बहुत बार कई बार इससे जुड़ी हुई चीज़ें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आती हैं। खासकर इसने बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं। किशोर मनोविज्ञान के क्षेत्र में तो बहुत प्रयोग भी किए हैं। स्टैनली हॉल ने अमेरिका में सर्वप्रथम 1892 में अमेरिका में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। ध्यान दें, दुनिया में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, सवाल यह प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट की जर्मनी में स्थापित, और इंडिविजुअल अमेरिका में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो स्टैनली हॉल ने की 1892 में। इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं ये अभी बहुत सी परीक्षाओं से इसका वो नहीं है, लेकिन जब उस क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, उस क्षेत्र में इंपॉर्टेंट तथ्य क्या हैं उनसे मैं आपको जोड़ रहा हूं। और भी इसका एक महत्वपूर्ण है, इसने अमेरिका में सबसे पहले अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना की। अमेरिकन मनोविज्ञान संघ की स्थापना की, जिसे APA के नाम से जाना जाता है। प्रथम मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना अमेरिका में किसने की? स्टैनली हॉल ने। इसके और भी अमेरिका के कुछ शिष्य थे, जैसे टिचनर। आगे टिचनर के बारे में जब संप्रदाय पढ़ाएंगे उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि उसने और क्या विलियम वुंट के साथ कार्य करने के बाद क्या क्या कार्य किया मनोविज्ञान के क्षेत्र में। एक और व्यक्ति था जिसका नाम था J.M. कैटल। इसने भी विलियम वुंट की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में कुछ अध्ययन किया, और उसका भी एक तथ्य जुड़ा हुआ है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उसका क्या योगदान था J.M. कैटल का। तो इतनी जो जानकारी यहां से है वो कुछ परीक्षा उपयोगी। अब मेरा जो आज का जो टॉपिक था केवल मनोवैज्ञानिक ऐतिहासिक जानकारी में था। मनोविज्ञान की ऐतिहासिक जानकारी को दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। पूर्व वैज्ञानिक काल की जो घटनाएं थीं, जो अध्ययन विषय थे, वो आत्मा और मन के, और उनसे कौन कौन जुड़े हुए परीक्षा उपयोगी क्या तथ्य हैं। वैज्ञानिक काल में किन किन तत्वों पर कार्य किया गया, तो ये कुछ परीक्षा उपयोगी भी हैं। तो इनको आप अध्ययन करें, ज्ञान में वृद्धि करें। ज्ञान की सीमा तो अनंत है। जितना मेरे पास जो इस विषय से यहाँ तक केवल और केवल इस टॉपिक का जो अनुभव था मैंने आपके साथ शेयर किया। अगला जो टॉपिक होगा मेरा, अगली जो वीडियो होगी वो मनोवैज्ञानिक संप्रदाय की होगी। महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से हम मनोविज्ञान की सारे तथ्यों से जुड़ते जाएंगे, लेकिन सार्थक रूप से उसकी तथ्यात्मक जानकारी के साथ टॉपिकों में उसको भेदते हुए और उसकी परीक्षा उपयोगी सामग्री से जुड़ते हुए, और कहाँ कहाँ फिर किस किस तरीके से उसकी थिंकिंग है जो विविध तरीके की संप्रत्यात्मक समझ को अवबोधात्मक रूप से क्रियाओं में डालती है। CTET, UPTET, शिक्षक भर्ती, रीट, हरियाणा टेट, भारत के कहीं पर भी शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो कंपटीशन है उनसे संबंधित अगर इस विषय को हम पढ़ते हैं तो इसका हमें लाभ मिलेगा। और हम इसी उद्देश्य से हमने शुरुआत की है कि हम इसके तथ्यों को परीक्षा उपयोगी, B.Ed करने वाले, M.Ed करने वाले
एजुकेशन में नेट देने वाले, सबके लिए उपयोगी हो सकता है। और उसके साथ जीवनोपयोगी है। मेरा एक आग्रह भी है कि मनोविज्ञान के तथ्यों को परीक्षा उपयोगी तो हमारा लक्ष्य है ही। मेरा अनुरोध अपरोक्ष रूप से सामाजिक लोगों के लिए, पारिवारिक लोगों के लिए, उन अभिभावकों के लिए भी है। उन्हें ज़रूरत है कि मनोवैज्ञानिक संप्रदायों की जानकारी से परिवार में शांति और मानव में सुख या उसके क्रियाओं को, उसके नकारात्मक व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला जो कार्य होगा उसके लिए मैं मिलता हूँ आपसे। नमस्कार।